अमीर बेटी के लिए ससुराल की रसोई मौत, गरीब बेटी के लिए जिंदगी। शालिनी अपने कमरे के बाहर खड़ी होकर अपनी बेटी रिया को आवाज देकर कहती है, रिया बेटा, जल्दी चल, शगुन के लिए देर हो जाएगी। पंडित जी ने जो शुभ मुहूर्त बताया है, हमें ठीक उसी समय पर पहुंचना है। अरे भाई चल रहे हैं, थोड़ा तो सब्र करो शालिनी। तुम्हें अपनी होने वाली बहू से मिलने की आखिर इतनी जल्दी क्या है? तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे ट्रेन छूटी जा रही हो। आपको क्या पता सुरेश जी, बड़े बेटे की शादी का पहला शगुन है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल समय पर हो। आखिर शहर के इतने बड़े रईस के घर जा रहे हैं हम। आ गई मम्मी, देखिए मैं तो तैयार हूँ, बस ये मैचिंग ज्वेलरी पहन रही थी। चलिए अब चलते हैं। शालिनी, सुरेश और रिया शगुन लेकर सेजल के घर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सेजल की माँ रसोई में पसीने से तरबतर होकर तरह तरह के पकवान बना रही है। रसोई बहुत बड़ी और आधुनिक है। सेजल की माँ बार बार घड़ी देख रही है। तभी सेजल वहां आती है। तब सेजल की माँ सेजल से, बेटा सेजल, तेरे ससुराल वाले किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते ही होंगे। अभी बहुत सारा खाना बनाना बाकी है, तू जल्दी से मेरे साथ थोड़ा हाथ बटा दे। मम्मी, तुम्हें तो पता है कि मैं रसोई में 5 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती। मुझे तो रसोई में पैर रखते गर्मी लगने लगती है, और काम के नाम से तो मुझे सचमुच मौत आने लगती है। ये सब चूल्हा चौका मेरे बस का नहीं है। आप खुद ही मैनेज करो, मैं जा रही हूँ अपना मेकअप पूरा करने। ऐसा कहकर सेजल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ गहरी सांस लेती है और अकेले ही काम में जुट जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, पता नहीं ये लड़की जब अपने ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। रसोई में खड़े होते ही इसको मौत आने लगती है। थोड़ी देर बाद शालिनी अपने परिवार के साथ सेजल के घर पहुंचती है। सेजल की माँ और उसके पिता उनका स्वागत करते हैं। लिविंग रूम में सब लोग बैठते हैं और फिर खाने की मेज पर आमंत्रित किए जाते हैं। मेज पर शाही पकवान सजे हुए हैं। सेजल सभी को खाना परोसती है। तब आदर्श कहता है, वाह आंटी, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब बना है। इतनी सारी वैरायटी, ये खाना बनाया किसने है? सेजल तुरंत ही बोल पड़ती है, और कौन बनाएगा आदर्श, ये सब मैंने ही बनाया है। हाँ, मम्मी ने बस थोड़ी बहुत मेरी मदद की है मसाले निकालने में। अरे वाह सेजल बेटा, तुम इतनी सुंदर और मॉडर्न होने के साथ साथ इतना अच्छा खाना भी बनाती हो। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। मेरी होने वाली बहू तो सर्वगुण संपन्न है। सेजल की माँ ये सब सुनकर चुप रह जाती है। वो अपनी बेटी का झूठ सबके सामने नहीं खोलना चाहती ताकि रिश्ता न टूटे। शालिनी खुश होकर सेजल के हाथ में शगुन के नारियल और जेवर रख देती है। रिश्ता पक्का हो जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक शालिनी की सहेली और दूर के रिश्तेदार आशा मौसी गांव से आती हैं। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसका नाम राधिका है। शालिनी कैसी हो बहन? किसी काम से शहर आई थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। अरे आशा, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। आओ बैठो। बाहर तो आज बहुत ही भयानक गर्मी है। वैसे लड़की तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरे पड़ोस में रहती है, इसका नाम राधिका है। मैं आ रही थी तो इसे भी अपने साथ ले आई। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं रसोई में जाकर तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा आम का पन्ना बना के लाती हूँ। अरे आंटी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप बस मुझे रसोई का रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही आम का पन्ना बना लेती हूँ। आप पीकर देखिएगा। अरे बेटा, तुम मेहमान हो, पहली बार आई हो, मैं तुमसे काम कैसे करवा सकती हूँ? अरे दे दे शालिनी से काम, इसे तो रसोई से अलग ही लगाव है। शालिनी राधिका को रसोई दिखा देती है। राधिका मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है। शालिनी और आशा हॉल में बैठकर बातें करने लगती हैं। राधिका थोड़ी देर बाद ट्रे में आम के पन्ने के गिलास सजाकर बाहर लाती है और, लीजिए आंटी, पीकर बताइए कैसा बना है। मैंने इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और काला नमक ज्यादा डाला है ताकि गर्मी में राहत मिले। ऐसा कहकर राधिका आशा और शालिनी को आम पन्ना देती है और खुद भी बैठकर आम पन्ना पीने लगती है। आम पन्ना पीकर शालिनी कहती है, अरे वाह, इतना टेस्टी आम का पन्ना। राधिका बेटा, तुमने तो सच में जादू कर दिया। इतना रिफ्रेशिंग है, तुमने तो बहुत ही अच्छा बनाया है। शुक्रिया आंटी, मुझे खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक है। मेरे लिए तो रसोई वो जगह है जहाँ मुझे सबसे ज्यादा शांति मिलती है। थोड़ी देर बाद आशा और राधिका वहां से चली जाती हैं। उसके बाद शालिनी रसोई की तरफ जाती है। वो जैसे ही रसोई में कदम रखती है वो हैरान रह जाती है। रसोई का कोना कोना चमक रहा है। राधिका ने न केवल पन्ना बनाया बल्कि स्लैब को भी पूरी तरह से साफ कर दिया था। यह देखकर शालिनी मन में, अरे ये लड़की तो कमाल है। सिर्फ आम पन्ना ही बनाया लेकिन पूरी रसोई को ऐसे चमका दिया जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। और देखो, इसने तो जग में एक्स्ट्रा पन्ना बनाकर भी रख दिया है ताकि बाकी लोग भी पी सके। शाम को जब सुरेश घर वापस आते हैं तो शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कहते हैं, आह, क्या चीज बनाई है शालिनी। आज तो गर्मी का नामो निशान मिट गया। तुमने बनाया है, बहुत लाजवाब है। नहीं सुरेश जी,
ये मैंने नहीं बनाया, आज आशा मौसी आई थी गांव से, उनके साथ एक लड़की आई थी राधिका, ये उसने बनाया है। और आपको पता है वो लड़की रसोई में गई और उसने बिना कहे पूरी रसोई ऐसे साफ कर दी कि मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। अच्छा, आज के जमाने में ऐसी लड़कियां कम ही मिलती हैं। सुरेश जी, मैं सोच रही हूँ कि हमारा छोटा बेटा वरुण भी तो अब शादी के लायक हो गया है, क्यों ना मैं इस राधिका को ही अपने घर की छोटी बहू बना लूं। वो बहुत ही सुशील और मेहनती लग रही है, भले ही वो गरीब घर की है लेकिन उसके संस्कार बहुत अमीर हैं। बात तो तुम्हारी सही है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो वरुण से बात कर लेते हैं। बातें करने के बाद वो लोग अगले दिन लड़की देखने जाने के लिए तैयार होते हैं और शालिनी और सुरेश राधिका के गांव पहुंचते हैं। उधर राधिका रसोई में चूल्हे के पास बैठी है और बड़े ही मगन होकर रोटियां सेक रही है। गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल है। तभी राधिका की माँ कहती है, बेटा राधिका, तू कब से इस तपते चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही है? थोड़ी देर पंखे में आकर बैठ जा, मैं बना देती हूँ बाकी रोटियाँ। अरे नहीं माँ, तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए रसोई मेरी जिंदगी है। मुझे दुनिया के किसी भी कोने में उतना सुकून नहीं मिलता जितना इस रसोई में मिलता है। आप जाओ आराम करो, मैं बस अभी सब खत्म करके आती हूँ। राधिका ऐसा कह रही थी तभी शालिनी अपने परिवार के साथ कमरे के अंदर आती है और राधिका की सारी बातें सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, कितनी गुनी है राधिका, मैं तो अपनी बहू इसी को बनाऊंगी। सभी लोग बैठते हैं और शादी की बात होती है। राधिका सभी के लिए खाना लगाती है, सभी लोग खाना खाते हैं। इस तरह वरुण और राधिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही महीनों में आदर्श की शादी सेजल से और वरुण की शादी राधिका से एक ही मंडप में होती है। धूमधाम से दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। घर में एक नई रौनक छा जाती है। अगले दिन सुबह शालिनी दोनों बहुओं से, आज तुम दोनों की इस घर में पहली रसोई। सेजल, तुम बड़ी बहू हो, इसीलिए तुम पहले रसोई में जाओ और अपने हाथ से कुछ मीठा और खाना बनाकर तैयार कर लो। उसके बाद राधिका अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करेगी। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर सेजल रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करते हुए मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये रसोई संभालना तो मेरे लिए मौत के बराबर है। ऐसा करती हूँ कि जल्दी जल्दी से तड़के वाली दाल, चावल और सूजी का हलवा बना लेती हूँ, बस इतना काफी है। बाकी काम के लिए तो वो देवरानी है ही, वैसे भी वो गांव से आई है, गरीब है, तो उसे तो इन सब कामों की आदत होगी ही। सेजल बहुत ही गंदे तरीके से खाना बनाना शुरू करती है। दाल का तड़का लगाते समय घी के छींटे पूरे स्लैब पर फैल जाते हैं। वो सूजी भूनती है लेकिन उसका ध्यान मोबाइल पर होता है, जिससे सूजी कहीं से जल जाती है। वो रसोई को बिल्कुल अस्त व्यस्त छोड़ देती है। सिंक बर्तनों से भर जाता है और स्लैब पर मसालों के डिब्बे खुले पड़े रहते हैं। खाना बनाकर सेजल अपने आप से कहती है, बस हो गया काम। इससे पहले कि मैं यहाँ गर्मी से बेहोश होकर मर जाऊं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी से डाइनिंग टेबल पर ये सब खाना लगा देती हूँ, जाकर अपने कमरे में एसी और कूलर की हवा में बैठती हूँ। मेरी तो जान निकल रही है यहाँ। सेजल जल्दी जल्दी खाना बनाकर मेज पर सजाती है और पसीना पोंछती हुई शालिनी के पास पहुंचती है और कहती है, माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, सब कुछ टेबल पर लगा दिया है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरा सिर भी चकरा रहा है। मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी थक गई? चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। राधिका, अब तुम्हारी बारी है बेटा। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर राधिका रसोई में जाती है। राधिका जैसे ही रसोई में कदम रखती है, रसोई की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। हर तरफ गंदगी फैली है, फर्श पर दाल गिरी है और स्लैब चिपचिपा हो रहा है। ये देखकर राधिका अपने आप से, हे भगवान, रसोई की ये क्या हालत कर दी है जेठानी जी ने। इतनी गंदगी। रसोई तो सुकून की जगह है, यहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, लेकिन ऐसी गंदी जगह पर भला मुझे सुकून कैसे मिलेगा? राधिका तुरंत पल्लू कमर में खोंचती है और सफाई में जुट जाती है। वो बर्तनों को सही जगह रखती है, स्लैब को रगड़कर साफ करती है और फर्श पोंछती है। तभी शालिनी वहां पानी पीने आती है और राधिका को सफाई करते देखकर कहती है, अरे राधिका बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो खाना बनाने आई थी ना, फिर ये झाड़ू पोछा और सफाई क्यों? माँ जी, दरअसल जेठानी जी ने खाना बनाया था तो जल्दबाजी में रसोई गंदगी वैसे ही छोड़ दी, और मुझे तो रसोई में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी रसोई मेरे लिए सिर्फ एक कमरा नहीं, मेरी जिंदगी जैसी है, इसीलिए पहले मैं इसे साफ कर लूं, फिर खाना बनाऊंगी। जीती रह बेटा, तेरी ये सोच ही इस घर को स्वर्ग बनाएगी। तू आराम से कर। शालिनी मुस्कुराती हुई बाहर चली जाती है। राधिका अब पूरे मन से खाना बनाना शुरू करती है। वो खीर बनाती है, पनीर की सब्जी और ताज़ा रोटियां। रसोई से बहुत ही सौंधी और भूख बढ़ाने वाली खुशबू आने लगती है। उधर सभी लोग हॉल में बैठे थे। तब सुरेश कहता है, अरे भाई, कितनी देर लगेगी? भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सेजल ने तो खाना लगा दिया है, पर वो छोटी बहू अभी तक क्या कर रही है? हम क्या शाम तक इंतजार करेंगे? हाँ माँ, राधिका को पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तब तक चलिए जो खाना मेज पर रखा है वही खा लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ और मैं सेजल को बुलाकर ले आती हूँ, वो खाना परोस देगी।
ठीक है माँ, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। शालिनी सेजल को बुलाती है। सेजल वहां आकर सभी को खाना सर्व करती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर आदर्श कहता है, उफ, ये दाल तो एकदम फीकी है, और चावल ये तो पूरी तरह से कच्चे हैं, दांतों के नीचे कंकड़ की तरह लग रहे हैं। सेजल, तुमने इसे ठीक से पकाया भी है या नहीं? और ये हलवा देखो, इसमें तो चीनी का नामो निशान नहीं और सूजी एकदम जली हुई लग रही है। भाभी आपने क्या बनाया है ये? अरे सेजल, तुमने तो कहा था कि तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। पापा जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सेजल बेटा, तुमने मेहनत तो की, पर शायद तुम्हारा मन वहाँ नहीं था। सब लोग बहुत ही उदास मन से थोड़ा बहुत खाना खाते हैं ताकि पेट की आग शांत हो सके। खाना खाकर सभी हॉल में बैठते हैं। तभी रसोई से देसी घी और मसालों की एक बेहतरीन खुशबू हॉल तक पहुंचती है। रिया कहती है, वाह माँ, लगता है आज छोटी भाभी कुछ बहुत ही स्पेशल और टेस्टी बना रही है। खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मेरी भूख फिर से जाग गई है। अरे सच में, इस खुशबू ने तो मेरा मूड ही बदल दिया। राधिका बेटा जरूर कुछ अच्छा बना रही है। तभी राधिका मुस्कुराती हुई बाहर आती है और सभी लोगों से मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी, बाबूजी, खाना तैयार है। मैंने सोचा पहली रसोई है तो कुछ मीठा और सात्विक खाना बनाया जाए। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। ये सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अपनी माँ के कहने पर रिया सेजल को भी बुलाकर ले आती है। राधिका सबको खाना परोसती है। जैसे ही सुरेश खीर का पहला चम्मच मुंह में डालते हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ जाते हैं और वो कहते हैं, लाजवाब राधिका बेटा, मजा आ गया। ये खीर तो अमृत जैसी लग रही है, और पनीर की सब्जी, आहा क्या स्वाद है। आदर्श, वरुण, देखो इसे कहते हैं असली खाना। वाकई छोटी भाभी, सेजल के हलवे के बाद आपकी ये खीर तो किसी वरदान जैसी लग रही है। दाल भी कितनी अच्छी तरह फ्राई की है। मुझे तो पता ही था कि मेरी पत्नी कमाल करेगी। सुरेश जी, देखिए राधिका ने कितनी मेहनत की है और इसने रसोई को भी एकदम साफ रखा है। सेजल, तुम भी थोड़ा चखो, तुम्हें पता चलेगा कि खाने में प्यार कैसे डाला जाता है। सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। है तो ये गांव की गंवार ही ना, खाना बनाना ही तो आता है इसे, और क्या। मेरी अमीरी के सामने कुछ भी नहीं है। अरे बड़ी बहू, मैं तो तुम्हें शगुन देना ही भूल गई थी। सुरेश जी, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ, जब शालिनी ज्यादा खुश होती है तभी इसे शगुन और कीमती चीजें याद आती है। लो बहुओं, ये तुम दोनों के लिए शगुन है। सुरेश और शालिनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद और शगुन देते हैं। पहली रसोई की रस्म खत्म होती है, लेकिन घर में एक अदृश्य दीवार खिंच जाती है। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीतने लगता है। शादी के कुछ महीने गुजर चुके हैं। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है। एक दिन शालिनी सेजल से कहती है, सेजल बेटा देखो, जब से तुम दोनों इस घर में आई हो मैं देख रही हूँ कि दोनों वक्त का खाना अकेले राधिका ही बना रही है। वो बेचारी सुबह से शाम तक रसोई में जुटी रहती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी जाकर थोड़ा हाथ बटाना चाहिए? आखिर तुम इस घर की बड़ी बहू हो। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मुझे गर्मी से कितनी एलर्जी है। रसोई में जाते ही मेरा बीपी लो होने लगता है, और राधिका को तो ये सब पसंद है। वो खुद कहती है कि उसे रसोई में सुकून मिलता है, फिर मुझे बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? बेटा, वो ऐसा कहती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा बोझ उसी पर डाल दिया जाए। जाओ आज उसकी मदद करो, कम से कम सब्जियां ही कटवा दो ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। उफ, ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। चैन से एसी में बैठने भी नहीं देती। अब जाना ही पड़ेगा, वरना शाम को आदर्श के सामने मेरा रोना रोएगी। सेजल भारी मन से पैर पटकते हुए रसोई में जाती है तो देखती है कि राधिका पसीने में तरबतर है और रोटियां बना रही है। सेजल राधिका को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, देवरानी जी, मुझे माँ जी ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। दीजिए, मुझे क्या करना है। हरी जेठानी जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? मैं कर लूंगी। वैसे तो देवरानी जी, काम करने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन माँ जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आ ही गई हैं तो जरा ये सब्जियां काट दीजिए, इसमें मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सेजल चाकू उठाती है और बेमन से सब्जियां काटना शुरू करती है। वो इतने गंदे तरीके से काम करती है कि सब्जियों के छिलके पूरे स्लैब पर बिखर जाते हैं। वो टमाटर काटती है तो उसका रस चारों तरफ फैल जाता है। राधिका ये सब देख रही है और मन ही मन परेशान होकर सोच रही थी, ये भगवान, जेठानी जी ये क्या कर रही हैं? इन्होंने तो पूरी साफ सफाई की धज्जियां उड़ा दी। मुझे तो रसोई बिल्कुल गंदी पसंद नहीं है। अब मुझे इनका किया हुआ रायता भी साफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही काम कर लेती। हे भगवान, ये काम तो मुझे पहाड़ जैसा बोझ लग रहा है। जल्दी से सब्जियां काटूं और यहाँ से भागूं। पता नहीं सासू माँ ने मुझे इस नरक में क्यों फंसा दिया। मन में ऐसा सोचने के बाद सेजल अपनी देवरानी से कहती है, देवरानी जी एक बात पूछूं? आपको इस तपती रसोई में इतनी देर खड़े रहने में घुटन नहीं होती क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मौत आ जाएगी। आप तो ऐसे काम कर रही हैं जैसे कोई पिकनिक मना रही हूँ।
नहीं जेठानी जी, मुझे बिल्कुल घुटन नहीं होती। मुझे तो रसोई मेरी जिंदगी लगती है। यहाँ की खुशबू, यहाँ का काम मुझे एक अलग ही तरह की संतुष्टि देता है। जब मैं देखती हूँ कि मेरे बनाए खाने से सबका पेट भर रहा है और चेहरे पर मुस्कान है, तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। कितनी अजीब बात है ना राधिका, तुम्हें रसोई जिंदगी लगती है और मुझे रसोई मौत लगती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ खड़े खड़े ही मेरा जनाजा निकल जाएगा। आप अपनी ये जिंदगी संभालो, मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए कूलर की हवा में जा रही हूँ। ये रही आपकी कटी हुई सब्जियां, अब बाकी आप देख लेना। सेजल चाकू वहीं पटक कर तेजी से रसोई से बाहर निकल जाती है। राधिका एक गहरी सांस लेती है और दोबारा सफाई में जुट जाती है। अगले दिन सुबह राधिका को हल्का बुखार महसूस होता है। उसका शरीर तप रहा है, लेकिन फिर भी वो उठकर रसोई की तरफ जाने की कोशिश करती है। शालिनी उसे देख लेती है और उसके पास आकर कहती है, अरे राधिका बेटी, तू इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही है, जरा देखूं तो। शालिनी उसे छूकर देखती है और कहती है, अरे तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है, तुझे बुखार है। तू चुपचाप जाकर अपने कमरे में आराम कर, आज तू रसोई में कदम भी नहीं रखेगी। पर माँ जी, नाश्ता और खाना कौन बनाएगा? मैं धीरे धीरे कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, आज सेजल खाना बनाएगी। आखिर उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तू जा और आराम कर। ऐसा कहकर शालिनी राधिका को कमरे में ले जाती है। राधिका कमरे में लेट जाती है और फिर वो सेजल के कमरे में जाकर उससे कहती है, सेजल, आज राधिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम जाओ और जाकर खाना बना लो। अपनी सास के कहने पर सेजल रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। हे भगवान, अब मुझे इस आग उगलते मौसम में खाना बनाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि मुझे अब मंदिर जाकर पूजा पाठ करनी पड़ेगी कि देवरानी जल्दी ठीक हो जाए। अगर वो कल ठीक नहीं हुई तो मैं तो रसोई में रह रहकर ही मर जाऊंगी। सेजल रसोई में जूझ रही है, तभी रिया वहां पानी पीने आती है। रसोई की हालत देखकर वो हैरान रह जाती है। रसोई में धुआं भरा है और सेजल पसीने से भीगी हुई चिढ़कर खाना बना रही है। ये देखकर रिया ये कहती है, भाभी क्या हुआ, खाना बन गया क्या? मम्मी और पापा इंतजार कर रहे हैं। और ये रसोई में इतना धुआं क्यों है? आपने कुछ जला दिया क्या? यार रिया, तुझको समझ नहीं आ रही क्या? इतनी भयानक गर्मी है और मैं जैसे तैसे तो यहाँ खड़ी हूँ, ऊपर से तुम आकर सवाल पूछ रही हो। मेरा दिमाग पहले ही खराब है। अरे भाभी, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे अभी मर जाओगी आप। रसोई का काम आपको इतना बोझ क्यों लगता है? आखिर घर का ही तो काम है। तुम करके देखो, तब पता चलेगा। अपनी भाभी की कड़वी बातें सुनकर रिया को कुछ याद आ जाता है। राधिका किचन में खाना बना रही थी, तभी रिया वहां आती है और कहती है, भाभी खाना बना रही हूँ, मैं आपकी मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं रिया, मुझे तो ये सब करके बहुत ही सुकून मिलता है। तुम अपना काम कर लो, मैं ये सब कर लूंगी। अगर मुझे अपने कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करना होता ना, तो मैं खुद ही कर लेती। छोटी भाभी तो कभी ऐसे नहीं चिढ़ती। रिया वहां से बड़बड़ाती हुई चली जाती है और सीधे अपनी माँ के पास पहुंचती है और कहती है, माँ, बड़ी भाभी तो रसोई में ऐसे चिढ़ रही हैं जैसे किसी ने उन्हें जंग पर भेज दिया हो। छोटी भाभी इतनी वैरायटी का खाना बनाती हैं, घंटों रसोई में रहती हैं, पर कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। एक वो हैं कि उन्हें ये सब करके जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, और एक ये सेजल भाभी है जिन्हें रसोई मौत लगती है। बेटा, हर इंसान अलग होता है। राधिका को रसोई से प्यार है और सेजल को सिर्फ आराम से। माँ बेचारी छोटी भाभी हमेशा अकेले काम करवाती हैं। आपको बड़ी भाभी से भी बराबर काम करवाना चाहिए। छोटी भाभी अच्छी हैं और उन्हें काम पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सबकी नौकर बन जाए। तू सही कह रही है रिया, आज से मैं दोनों से बराबर काम करवाऊंगी। तभी शालिनी को रसोई से कुछ जलने की गंध आती है। वो दौड़कर रसोई में जाती है और देखती है कि दाल पूरी तरह से जल चुकी है और सेजल वहां नहीं है। शालिनी गुस्सा होकर सेजल को आवाज देती है, सेजल, ओ सेजल, कहाँ मर गई? देख, यहाँ दाल जलकर कोयला हो गई है। सेजल दौड़ते हुए आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं? क्या कर रही थी तुम? यहाँ दाल पूरी तरह जल गई और तुम गायब हो। ऐसे खाना बनाया जाता है क्या? माँ जी, मैंने दाल चावल चढ़ा दिए थे और अपने कमरे में एसी में बैठने गई थी। मुझे रसोई में खड़े रहना बोझ लगता है, घुटन होती है वहाँ। अब थोड़ा जल गया तो क्या हुआ? थोड़ा जल गया? पूरा खाना बर्बाद कर दिया तुमने। अब सब लोग क्या भूखे रहेंगे? चिड़चिड़ी कहीं की। जाओ और दोबारा बनाओ। ऐसा कहकर शालिनी वहां से चली जाती है और सेजल दोबारा खाना बनाती है और फिर सभी को खाना परोसती है। लेकिन वो खाना इतना बेस्वाद होता है कि कोई भी उसे ठीक से नहीं खा पाता। कुछ दिन बाद सेजल अपनी सहेलियों के साथ एक किटी पार्टी में जाती है। वहां वो खूब सज धज कर पहुंची है और अपनी सास और देवरानी की बुराई शुरू करती है। हाय रब्बा, तुम लोगों को क्या बताऊं। मेरे ससुराल वाले तो मुझे रसोई की मजदूर बनाना चाहते हैं। मैं कितना भी अच्छा बना लूं, मेरी कोई तारीफ नहीं करता। और वो गांव की गवार मेरी देवरानी कुछ भी नया बना दे तो सब वाह वाह करते हैं। अच्छा, तेरे ससुराल वाले इतने खराब हैं? देखकर तो नहीं लगता ऐसा।
सेजल अपनी सहेलियों से अपने ससुराल वालों की बहुत बुराई करती है। अगले दिन सभ्यता शालिनी के घर आती है और कहती है, नमस्ते आंटी, सेजल घर पर है क्या? दरअसल मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी थोड़ी सब्जी कम पड़ गई है, सोचा सेजल से थोड़ी सब्जी ले लूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, सेजल तो कमरे में होगी लेकिन राधिका रसोई में ही है, तुम जाकर ले लो। सभ्यता रसोई में जाती है और राधिका को काम करते देखती है। रसोई एकदम साफ सुथरी और खुशबूदार है। ये देखकर सभ्यता राधिका से कहती है, अरे वाह राधिका, तुम्हारा किचन तो बहुत साफ है, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ खाना बन रहा है, और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। शुक्रिया दीदी, मुझे रसोई साफ रखना बहुत पसंद है, तभी तो सुकून मिलता है काम करने में मुझे। सच में मैं कई बार तुम्हारे घर के हॉल में आई हूँ और हमेशा पता चला कि तुम किचन में हो। तुम सच में बहुत मेहनती हो। बातें करके सभ्यता सब्जी लेकर चली जाती है। अगले दिन सेजल छत पर कपड़े फैलाने जाती है तो देखती है कि सभ्यता अपनी छत पर पौधों में पानी डाल रही थी। सेजल सभ्यता को देखकर उससे बातें करने लगती है। तब सभ्यता कहती है, सेजल, कल मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारी देवरानी राधिका ने जो सब्जी दी थी वो इतनी स्वादिष्ट थी कि मेरे मेहमानों ने उंगलियां चाट ली, और उसका किचन, हाय कितना साफ सुथरा था। वो तो सच में रसोई को अपनी जिंदगी मानती है। हाँ होगी ही, उसे और आता ही क्या है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, चलो मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर सेजल नीचे आती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, सेजल बहू, आज खाना तुम बना लो क्योंकि राधिका साफ सफाई करके बहुत थक गई है। अपनी सास के कहने पर सेजल रसोई में जाकर जैसे तैसे खाना बनाने लगती है। तभी उसकी एक और पड़ोसी मानसी घर आती है और रसोई में जाकर थोड़ी दाल मांगती है। फिर वो सेजल के गंदे किचन को देखकर मन ही मन में कहती है, छी, सेजल का किचन कितना गंदा है, मसालों के डिब्बे खुले पड़े हैं, चारों तरफ तेल फैला है और दाल की खुशबू भी कितनी अजीब है। सभ्यता तो कह रही थी कि इनका किचन बहुत साफ रहता है। उसके बाद मानसी दाल लेकर वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाजार में सभ्यता और मानसी मिलती है और दोनों बहुओं के बारे में बात करती है। पता है मानसी, मैं राधिका के किचन में गई थी, इतना साफ सुथरा था उसका किचन। राधिका सचमुच खाना अच्छा बनाने के साथ साथ रसोई की भी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। सच ही कहती है वो कि रसोई घर उसके लिए उसकी जिंदगी है। कैसी बातें करती हो सभ्यता, मैं तो उनके घर दाल लेने गई थी, सेजल का किचन इतना गंदा था, दाल से इतनी बदबू आ रही थी और सारे डब्बे खुले हुए थे, गैस का प्लेटफॉर्म भी इतना गंदा था। सच ही कहती है सेजल कि उसके लिए रसोई मौत से कम नहीं है। पूरे मोहल्ले में राधिका की सफाई और स्वाद की तारीफ फैल जाती है, जबकि सेजल की बदनामी होने लगती है। घर में भी अब कलेश बढ़ने लगा था क्योंकि सेजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन राधिका रसोई में खाना बना रही थी। तभी शालिनी वहां आती है और कहती है, बेटा तू रसोई में ही रहती है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कर। माँ जी, मुझे जो सुकून यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, रसोई ही मेरी जिंदगी है बस। राधिका सफाई कर रही होती है कि तभी सेजल वहां आती है और ये सब बातें सुनकर मन ही मन कहती है, सचमुच ये कितनी मेहनत करती है, हर वक्त रसोई में घुसी रहती है, मानना पड़ेगा कि सफाई तो बहुत रखती है ये। समय अपनी गति से बढ़ रहा है लेकिन सेजल और राधिका के नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है। घर के अंदर अब एक खामोश युद्ध सा छिड़ गया है। सेजल हर उस मौके की तलाश में रहती है जहां उसे रसोई में कदम न रखना पड़े, जबकि राधिका अपनी रसोई को ही अपनी इबादत गाह मान चुकी है। एक रात वरुण और राधिका अपने कमरे में बैठे हैं। वरुण अपनी पत्नी को थका हुआ देखकर उससे कहता है, राधिका, मैं देख रहा हूँ कि तुम सारा दिन रसोई में ही बिता देती हो। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या रात का डिनर, तुम बस वही नजर आती हो। क्या तुम थकती नहीं हो? कभी कभी बाहर घूमने का मन नहीं करता तुम्हारा? नहीं वरुण जी, मैं बिल्कुल नहीं थकती। सच कहूँ तो मुझे जो सुकून और खुशी अपनी रसोई में मिलती है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती। जब मैं मसालों की खुशबू सूंघती हूँ और कढ़ाई की आवाज सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं जीवित हूँ। रसोई मेरी जिंदगी है और इस जिंदगी को संवारना ही मेरा काम है। तुम्हारी यही सादगी और मेहनत मेरा दिल जीत लेती है। तुम वाकई इस घर की अन्नपूर्णा हो। वहीं दूसरी तरफ आदर्श और सेजल के कमरे में माहौल बिल्कुल अलग है। सेजल बिस्तर पर मुंह फुलाकर लेटी है और आदर्श उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। सेजल, तुम इतनी परेशान और चिड़चिड़ी क्यों दिख रही हो? जब से शादी हुई है तुम हर छोटी बात पर हंगामा करती हो, खासकर जब माँ तुम्हें रसोई में जाने को कहती है। आखिर समस्या क्या है? समस्या ये है आदर्श कि मुझे दुनिया का हर काम जम जाता है लेकिन ये रसोई नहीं जमती। मुझे उस गर्म और गंदी रसोई में जाते ही ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। मुझे तो रसोई में ही मौत आती है। क्यों माँ जी मुझे बार बार वहाँ भेजती हैं? क्या हम एक परमानेंट कुक नहीं रख सकते? सेजल, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, वो परिवार की सेहत और प्यार से जुड़ी होती है। रसोई जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तुम्हें राधिका से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो कितनी खुशी से सब करती है। तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप भी उसी की साइड लीजिए। मुझे नहीं बदलनी अपनी सोच, मुझे सोना है, लाइट बंद कर दीजिए। ऐसा कहकर सेजल मुंह घुमाकर सो जाती है। कुछ दिन बाद घर में एक विशेष अवसर आता है। आदर्श और वरुण की शादी की सालगिरह आने वाली है। दोनों भाई मिलकर एक छोटी सी पार्टी प्लान करते हैं। शालिनी और सुरेश भी बहुत खुश हैं। लिविंग रूम में सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं।
बच्चों, तुम्हारी एनिवर्सरी है तो हम चाहते हैं कि इस बार कुछ खास हो। कुछ करीबी मेहमान, तुम्हारे मायके वाले और ऑफिस के बॉस भी आएंगे। माँ जी, अगर आप कहें तो इस पार्टी का सारा खाना मैं खुद बना लूंगी। ज्यादा लोग नहीं है, मैं आराम से सब संभाल लूंगी। बाहर का खाना खाने से बेहतर है कि हम सबको घर का स्वाद खिलाएं। अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है राधिका, मैं भी चाहता हूँ कि सबको घर का बना खाना ही मिले। ठीक है, ये गरीब खाना बनाकर सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करें। मैं अपनी अमीरी का जलवा दिखाऊंगी। मैं तो अपने पैसे खर्च करके ऐसा डेकोरेशन करवाऊंगी कि लोग खाना भूल जाएंगे। ठीक है, तो फिर तय रहा। राधिका खाना बनाएगी और पार्टी का सारा सजावट का काम मैं देखूंगी। मुझे पार्टी प्लानिंग का बहुत शौक है। पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। सेजल अपने फोन से बड़े बड़े डेकोरेटर्स को फोन करती है और घर की छत पर शानदार सजावट करवाती है। महंगे फूल, लाइट्स और मखमल के पर्दों से छत को सजाया जाता है। दूसरी तरफ राधिका रसोई में पसीने से भीगी हुई है। उसने एक बड़ा गैस का चूल्हा मंगवाया है। वो खीर, छोले, पूड़ी, शाही पनीर और कई तरह के पकवान बनाने में जुटी है। शाम होती है और छत पर सभी मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। इधर सेजल अपने कमरे में तैयार होती है और आईना देखते हुए कहती है, अब तो सब मेरी ही तारीफ करेंगे। इतना आलीशान डेकोरेशन जो करवाया है, खाने की परवाह कौन करता है, लोग तो बस दिखावा देखते हैं। राधिका तो रसोई में मर ही रही होगी, पागल कहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ राधिका खाना बनाते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैंने बहुत प्यार और मेहनत से ये खाना बनाया। बस लाज रख लेना, सबको पसंद आ जाए। मेरे लिए तो यही मेरी असली परीक्षा है। शाम को सभी मेहमान आ जाते हैं। सेजल के मायके वाले और राधिका की माँ भी पहुंचते हैं। सजावट देखकर सब बहुत प्रभावित होते हैं। सेजल अपनी सहेलियों के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त है और अपनी क्लास का प्रदर्शन कर रही है। थोड़ी देर बाद खाने का समय होता है। जैसे ही खाने के बर्तन खुलते हैं, उनकी खुशबू से पूरी छत महक उठती है। ओहो, क्या खुशबू है। डेकोरेशन तो अच्छा है ही, लेकिन इस खाने की महक ने तो दीवाना बना दिया है। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। हर कोई राधिका की बनाई खाने की तारीफ करते नहीं थक रहा। सेजल के पिता और माँ भी खाना खाकर दंग रह जाते हैं। शालिनी जी, आप कितनी खुश नसीब हैं कि आपको राधिका जैसी बहू मिली। यह लड़की तो अन्नपूर्णा का साक्षात स्वरूप है। इतना स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। हाँ बहन, राधिका हमारी शान है। उसने अपनी रसोई को अपनी जिंदगी बना लिया है। काश हमारी बेटी सेजल भी ऐसी होती, पर हम जानते हैं कि उसे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। वो तो रसोई के नाम से ही भागती है। हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमने उसे कुछ नहीं सिखाया। सेजल पास खड़ी ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी महंगी सजावट पर राधिका का सादा खाना भारी पड़ गया है। तभी आदर्श के बॉस और उनकी पत्नी आगे आते हैं। आदर्श, तुम्हारी पत्नी राधिका वाकई बहुत जिम्मेदार और गुणी है। जिसकी पत्नी इतनी सुगढ़ और जिम्मेदार होती है, उसका पति अपने आप तरक्की करता है। राधिका की मेहनत और सलीका देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। बिल्कुल सही कहा आदर्श। आज मैं सबके सामने ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम्हारी और वरुण की कड़ी मेहनत और तुम्हारे परिवार के सपोर्ट को देखते हुए तुम दोनों का प्रमोशन पक्का है। कल ऑफिस में आकर अपना नया अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। पूरी पार्टी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाती है। शालिनी और सुरेश की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू हैं, लेकिन सेजल ये सब देखकर सुन्न रह जाती है। उसे अपनी माँ की शर्मिंदगी और अपनी हार का एहसास होता है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। पार्टी खत्म होने के बाद मेहमान चले जाते हैं। राधिका रसोई साफ करके सेजल के कमरे में आती है और कहती है, जेठानी जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं और आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ? राधिका, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मुझे समझ आया कि पैसा और दिखावा सब कुछ नहीं होता। मेरे अपने माता पिता को मुझ पर गर्व नहीं है। वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बॉस ने तुम्हारी वजह से प्रमोशन की बात की। मैं आज तक रसोई को अपनी मौत समझती रही, जबकि तुमने उसी रसोई से अपनी और इस घर की जिंदगी बना ली। मुझे माफ कर दो। दीदी, ऐसा मत कहिए। जब हम जागते हैं हमारे लिए तभी सवेरा होता है। अभी कुछ भी देर नहीं हुई। आज से हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। मैं आपको सब सिखा दूंगी। हम मिलकर अपनी रसोई चमकाएंगे और उसे अपनी जिंदगी बनाएंगे। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। अब मैं भी रसोई से नहीं भागूंगी। अगले दिन सुबह रसोई में एक नया नजारा है। सेजल और राधिका साथ मिलकर नाश्ता बना रही हैं। सेजल बड़े प्यार से आलू छील रही है और राधिका तड़का लगा रही है। तभी रिया रसोई के दरवाजे पर आती है और कहती है, अरे आज तो सूरज पश्चिम से निकला है क्या? भाभी, नाश्ता बन गया? हाँ रिया, नाश्ता भी बन रहा है और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत भी हो रही है। अब हम दोनों के लिए रसोई जिंदगी है। अब जाकर मेरा घर सच में स्वर्ग बना है। जीती रहो मेरी बहुओं। तुम दोनों इसी तरह से मिलजुल कर रहो और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। घर की फिजा अब बदल चुकी थी। अब रसोई में गर्मी नहीं बल्कि प्यार और एकता की खुशबू थी। जिस रसोई को सेजल मौत समझती थी, अब वही उसके जीने की वजह बन गई थी। अब राधिका और सेजल दोनों साथ में मिलजुल कर खाना बनाती और परिवार वालों को खिलाती थी। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी से जीवन गुजारने लगे।